बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इमरान खान की रिहाई का मामला क्यों लटक गया। इमरान खान साहब की लीगल टीम ने आज कमरा अदालत में क्या गलती की जिसकी सज़ा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को भुगतना पड़ी। इसके अलावा कमरा अदालत में इमरान खान साहब की अहलिया बुरशा बीबी साहबा क्यों आबदीदा हो गई, इस पर भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज की कोर कमांडर से मुलाकात, ये क्या कहानी है, ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। और बिल्ली थैले से बाहर आ गई, एक और झूठी खबर का, झूठी कहानी का पर्दाफाश हो गया। तो ये क्या मामलात हैं, कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं, उनकी तफसीलात भी व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप चाहने वालों से, आप खैर खाहों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर, इमरान खान की रिहाई का मामला क्यों लटक गया। कमरा अदालत में इमरान खान साहब की लीगल टीम ने क्या गलती की जिसके नतीजे में जो तवक्कुआत लगाई गई थी, जो उम्मीदें वाबस्ता की गई थी, वो उम्मीदें पूरी ना हो सकें। यानी 6 इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानतें और एक बुरशा बीबी साहबा की जाली रसीदों का जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है, उसमें से यानी मजमूई तौर पे 7 ज़मानत की दरख्वास्तें थीं, 6 इमरान खान साहब की और एक बुरशा बीबी साहबा की। जज अफजल मंजूका साहब की अदालत थी। अदालत का ऑर्डर था कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करें। अदालत में हुकाम ने आके बताया कि जो वीडियो लिंक की सहूलत है वो ख़राब है, तो खान साहब को पेश नहीं कर सकते। जज साहब ने कहा कि मैं वक्फ़ा करता हूँ, वक्फ़े तक अगर इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए आप पेश नहीं करते तो फिर जो जेल सुपरिटेंडेंट है उसको फिर कटहरे में खड़ा होना होगा। तो वक्फ़ा कर दिया गया। वक्फ़े के बाद दोबारा जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब की लीगल टीम, जिसको हेड कर रहे थे जनाब सलमान सफदर साहब, जज साहब जब इस नुक्ते पे बात कर रहे थे कि क्यों वीडियो लिंक के ज़रिए इंतज़ामात नहीं किए गए और इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी को यकीनी नहीं बनाया गया, तो खान साहब की लीगल टीम ने यह कहा कि जज साहब आप ऐसा करें, वीडियो लिंक तो ख़राब है, वीडियो लिंक के इंतज़ामात शायद ये ना कर सकें। आप ऐसा करें कि आज इमरान खान साहब की ज़मानत को छोड़ें, आप बुरशा बीबी साहबा की ज़मानत के ऊपर दरख्वास्त पर समाअत कर लें। अब अगर इमरान खान साहब के वकला ये बात ना करते बल्कि अदालत से ये कहते कि आप कल की तारीख दे दें, आप परसों की तारीख दे दें और जेल हुकाम से कहें कि वीडियो लिंक के इंतज़ामात कर लें, तो हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन के बाद दोनों इमरान खान साहब और बुरशा बीबी साहबा की दरख्वास्त ज़मानतों पर आर्गूमेंट हो जाते। आर्गूमेंट होने के बाद उस पर फैसला हो जाता। लेकिन जब इमरान खान साहब की लीगल टीम ने खुद ये इस्तदा की कि आज चूँकि बुरशा बीबी साहबा की अदालत में पेश हो चुकी हैं, अदालत के रूबरू मौजूद हैं, तो बुरशा बीबी साहबा की दरख्वास्त ज़मानत पे आप जो है वो समाअत कर लें, हम दलाइल देने के लिए तैयार हैं। चूँकि वीडियो लिंक ख़राब है तो इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानतों पर अगली तारीख पे आप समाअत कर लीजिएगा। तो जज साहब ने वकला के दलाइल सुने, सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए और प्रोसिक्यूटर स्टेट की जानिब से सरकारी वकील ने दलाइल दिए और जज साहब ने, अफजल मंजूका साहब ने दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। अब जज साहब ने फ़ैसला क्या सुनाया कि बुरशा बीबी साहबा की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर 18 नवंबर को फ़ैसला सुनाया जाएगा। और साथ में ये कहा कि जो इमरान खान साहब के 6 मुकदमात हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर जो दलाइल हैं वो भी 18 नवंबर को दिए जाएंगे। यानी बुरशा बीबी साहबा की दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला भी 18 नवंबर को होगा, इमरान खान साहब की दरख्वास्तों पर समाअत भी 18 नवंबर को होगी, 18 नवंबर को दलाइल होंगे। और एक साथ जज साहब ने कहा कि एक साथ जो हैं इन दरख्वास्त ज़मानतों का हम फ़ैसला करेंगे, चाहे बुरशा बीबी साहबा की दरख्वास्त ज़मानत है, चाहे इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानतें हैं, एक साथ फ़ैसला करेंगे। अगर वकील आज कह देते कि 2 दिन की बात की आप तारीख रख रहे हैं और अडियाला जेल के हुकाम को ये ऑर्डर कर दें कि वीडियो लिंक के ज़रिए इंतज़ामात करें तो हम परसों दलाइल दे देंगे, तो शायद परसों तक ये दरख्वास्त ज़मानतों के ऊपर दलाइल मुकम्मल होकर अदालत का फ़ैसला भी आ जाता। लेकिन ये चूँकि दरख्वास्त भी इमरान खान साहब की लीगल टीम ने की, तो अब यह मामला 18 नवंबर तक चला गया है। और ख़ुद बुरशा बीबी साहबा ने कमरा अदालत में मलबा जो था वो अपने वकला टीम पे भी गिराया, इमरान खान साहब की लीगल टीम पे भी गिराया। बुरशा बीबी साहबा जो कमरा अदालत में आज आबदीदा हो गई, उनकी तरफ से रोस्ट्रम पे आके, पोडियम पे आकर ये कहा कि जज साहब जेल के अंदर बैठा जो शख्स है वो बे इंसान है। इमरान खान की वो बात कर रही थी। बुरशा बीबी साहबा ने कहा
کہ किसी जज को जो जेल में बैठा शख्स है उसकी हालत नज़र नहीं आती। बुशरा बीबी साहबा कमरा अदालत में रो पड़ी और फिर बुशरा बीबी साहबा ने ये इल्ज़ाम लगाया अपनी लीगल टीम पर भी और सरकार की लीगल टीम पे भी कि ये जो वकला हैं, चाहे हमारे हैं चाहे सरकार के हैं, ये सारे वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और फिर बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अपने गठड़े अपना सामान साथ लेके आई हूँ, मुझे जब कहेंगे मैं जेल में चली जाऊँगी। तो बुशरा बीबी साहबा भी आज अपनी लीगल टीम से जो है वो यूँ कहें कि मायूस हो गई कि ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वैसे ये जो ना जी प्रोपोगंडा किया जाता है कि खान साहब की ज़मानत नहीं हो रही, खान साहब की रिहाई नहीं हो रही, तो ये प्रोपोगंडा आप देखें कि एक तरफ तो ज़मानत की बहुत जल्दी है, होनी भी चाहिए, भाई आपका क्लाइंट जेल के अंदर है, आपने रिहा कराना है, लेकिन जब आपको ज़मानत के लिए इतनी जल्दी है तो केस डिसाइड कराने में आपको इतनी जल्दी क्यों नहीं? यानी रिहाई का प्रोपोगंडा तो होता है कि खान साहब को रिहा करने के हवाले से ताख़ीरी हरबे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद क्या कर रहे हैं? आज जहां इस केस की समाअत हुई अफजल मंजूका साहब की अदालत में, अडयाला जेल में क्या होता है उसकी कहानी भी नाज़रीन आप सुने, फिर आपको सारे प्रोपोगंडे का पता चलता है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होती है, बुशरा बीबी साहबा वहाँ पे पेश होती हैं, लेकिन आज बुशरा बीबी साहबा के वकील उस्मान गिल साहब नहीं आते। उस्मान गिल साहब नहीं आते तो फैसल चौधरी कहते हैं कि अगली तारीख दे दें, आज आप कार्रवाई को मुलतवी कर दें। नैब के प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ एतराज़ करते हैं कि ये ताख़ीरी हरबे, जज साहब ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज 36वीं समाअत है और नैब के तफ्तीशी पर ये अपनी जिरा को मुकम्मल नहीं कर रहे। और फिर आज नैब के वकील ने, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कह दिया अदालत में कि जज साहब इनका जो हक़ दिफ़ा है, जब ये अपना हक़ दिफ़ा के हवाले से जिरा मुकम्मल नहीं कर रहे, आप हक़ दिफ़ा ख़त्म कर सकते हैं। 36 समाअतें हो चुकी हैं, 1 2 3 5 नहीं, 10 नहीं, 36 समाअतें हो चुकी हैं। तो जज साहब ने आज वार्निंग दे दिया इस केस में कि जनाब 6 नवंबर बुध तक आपके पास वक्त है, 10 बजे समाअत करेंगे, और अगर आप अपनी जिरा मुकम्मल नहीं करेंगे नैब तफ्तीशी पे, तो फिर आपका हक़ दावा जो है ख़त्म करके जो अदालती कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब मुझे लगता है, वैसे तो मैं हर ब्लॉक में जब भी इस केस की समाअत होती थी और जिरा मुकम्मल नहीं होती थी तो मैं कहता था कि जज साहब का आखिरी आज उन्होंने वार्निंग दी, मौका दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जज साहब की भी बस हो गई है। अब 6 नवंबर को या तो जिरा मुकम्मल करना पड़ेगी या फिर इनका हक़ दिफ़ा ख़त्म होगा। तो 6 नवंबर तक इस केस की समाअत जो है को जो है मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जज हुमायूं दिलावर साहब जिनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया, अब हम प्रोपोगंडे की बात करते हैं। अब उनके खिलाफ जो कैंपेन चली, उसके जो मुलज़म थे उमर सदीक, जो कि अदालत में पेश ना होने पे उनकी ज़मानत को खारिज कर दिया गया और 4 दिन का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। आज PTI के लोग उसकी जिस्मानी रिमांड की मुअत्तली के लिए अदालत में पहुँचे और अफजल मंजूका साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई और क्या इस्तदा की कि जो जिस्मानी रिमांड है, जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला मुअत्तल कर दें। जज साहब ने कहा कि खुदा खौफी करें भाई, यकतरफा तौर पे तो जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला मैं सस्पेंड नहीं कर सकता, मुझे नोटिस करना पड़ेगा, दूसरी पार्टी को नोटिस तो देने दें। लेकिन वकला बज़िद थे, लीगल टीम बज़िद थी कि नहीं आप कर दें, आप जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला मुअत्तल कर दें, सस्पेंड कर दें। लेकिन जज साहब ने उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और कल तक सरकार को नोटिस जारी करके जिस्मानी रिमांड के मामले पर जो है वो जवाब तलब कर लिया है। अब नाज़रीन, एक और प्रोपोगंडा भी चल रहा था। प्रोपोगंडा क्या चल रहा था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में अच्छा सलूक नहीं हो रहा, खान साहब की सेहत जो है वो ख़राब हो रही है, खान साहब उल्टियाँ कर रहे हैं, खान साहब को खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा। तो आज मेडिकल टीम ने जाके, जिसमें इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर आसिम यूसुफ भी मौजूद थे, जाके खान साहब का मुआयना किया और मुआयने के बाद पता ये चला कि खान साहब सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, बिल्कुल कोई उनकी सेहत के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कहा जाए कि वो बीमार हो गए। और ख़ान साहब के अपने मौलज ने आके बाहर कहा, अडयाला जेल के बाहर आके खान साहब के मौलज आसिम यूसुफ ने कहा कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनके कुछ मेडिकल टेस्ट जो है वो जो लीगल अपना मेडिकल टीम आई थी उसने प्रपोज़ किए। अब इस मेडिकल टेस्ट के बाद, मुआयने के बाद, अब नया प्रोपोगंडा आप देखें कि अलीमा खान साहबा बाहर आके क्या कहती हैं। वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। इमरान खान साहब को का डॉक्टर ने मेडिकल मुआयना किया है और डॉक्टर ये कहते हैं, ये अलीमा खान साहबा एतराफ़ कर रही हैं कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, लेकिन अलीमा खान साहब ये कहती हैं कि बेशक डॉक्टर ने कह दिया कि खान साहब सेहतमंद हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, हशाश बशाश हैं, बिल्कुल फ़िट हैं, लेकिन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और खान साहब के जिस्म से गोश्त कम हो गया। अब नाज़रीन, इस प्रोपोगंडे का हम क्या करेंगे? इस प्रोपोगंडे का तो फिर कोई इलाज नहीं, और जो सुनने वाले हैं, जो ऐसे झूठ प्रोपेगंडे को बाय करने वाले हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। अब डॉक्टर की टीम कह रही है, मेडिकल टीम कह रही है कि खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, उनके साथ कोई इशू नहीं, लेकिन प्रोपेगंडा किया जा रहा है अदालतों के ख़िलाफ़ भी, इदारों के ख़िलाफ़ भी। अब एक और चीज़ देख लें,
کہ PIA کے حوالے سے جو بات نواز شریف صاحب نے کی انہوں نے 2 باتیں کی، اور پھر پنجاب حکومت کا موقف بھی آ گیا کہ PIA ہم خریدنے نہیں جا رہے، کوئی ایسا پرپوزل نہیں کہ پنجاب حکومت PIA کو خریدے گی۔ یہ ضرور کہا گیا کہ نئی ایئر لائن پنجاب حکومت نجی شراکت داروں کے ساتھ بنانا چاہتی ہے، کھڑی کرنا چاہتی ہے، فیزیبلٹی پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن آج گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی PIA کی جو نیلامی کرنے کے لیے بولی لگوائی گئی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور یہ جو ایئر لائن ہے PIA ہے یہ شریف فیملی خریدنا چاہتی ہے۔ کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ PIA کو شریف فیملی خریدنا چاہتی ہے۔ بات اگر ہوئی ہے تو یہ ہوئی ہے کہ پنجاب حکومت خریدنا چاہتی ہے، اور اس کے بھی بعد میں تردید آ گئی، وضاحت آ گئی کہ PIA نہیں بلکہ پنجاب ایئر کے نام سے کوئی نئی ایئر لائن جو ہے وہ پنجاب حکومت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے یا ایسا فیصلہ کر چکی ہے، اور اس حوالے سے فیزیبلٹی جو ہے وہ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ اب گنڈا پور صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں، اب اس کے اوپر پروپیگنڈا بھی ہوگا، اور ساتھ میں گنڈا پور صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ PIA کو خریدنے کے لیے خیبر پختونخوا جائے، ہر حد تک جائے گا۔ بالکل جائیں جی، آپ کا اثاثہ ہے، آپ کی عوام کا اثاثہ ہے، دوبارہ اگر بولی ہوتی ہے تو آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے کیوں نہیں آیا آپ؟ پہلے بھی تو اوپن بولی ہو رہی تھی، نجی ہوٹل میں بولی ہوئی، نیلامی ہوئی، TV پہ دکھائی گئی، لائیو دکھائی گئی، تب آپ جا کے وہاں پہ بولی لگاتے، بولی میں پارٹیسپیٹ کرتے، اس کے ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے چونکہ پروپیگنڈا کرنا ہے اور پروپیگنڈے کے تھرو ہماری سیاست چلتی ہے، تو اور ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں۔ اگلی تو ناظرین خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے، وہ ناظرین ہے سپریم کورٹ کے جج کی کور کمانڈر کے ساتھ ملاقات، لیکن اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں آج زائد بلنگ سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت، اور 2 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، اور دوسرے جج ہیں جسٹس عقیل عباسی صاحب۔ وکیل نے آ کے درخواست کی کہ یہ مقدمہ جو عدالت کے سامنے ہے میرے والا، یہ آئینی بینچ کو بھیجا جائے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو مقدمہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھجوا دیا جائے، اس میں تو کوئی کانسٹیٹیوشن سوال ہی نہیں ہے، آئین کی تشریح کا اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو سارے مقدمات کو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف نہ بھجوائیں، کچھ مقدمات ہمارے پاس بھی رہنے دیں۔ اچھا، یہ جو ریمارکس تھے نا منصور علی شاہ صاحب کے، اس سے ریمارکس سے جو مجھے لگا کہ شاید منصور علی شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں شامل نہیں کیا جائے گا، سربراہ بنانا تو درکنار، شاید منصور شاہ صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ممبر کے طور پہ بھی شامل نہ کیا جائے، مجھے ان کے ریمارک سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ باقی خدا بہتر جانتا ہے، عہدے دینا، نوازنا، کسی کی پروموشن کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، تو یہ بھی طے ہو جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا سربراہ ہوگا کون ہوگا، کانسٹیٹیوشن بینچ کے ججز کون ہوں گے، لیکن ہمارے کچھ ساتھی اڑے ہوئے ہیں کہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے 13 ارکان ہوتے ہیں، یہ تو 12 ارکان ہے، کانسٹیٹیوشن بینچ کا سربراہ کہاں پہ آئے گا؟ اب سمجھا کے تھک گیا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے وہ بات باہر نہیں کرنی جو حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں 13 لکھا گیا ہے، 13واں جج لائیں گے تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا۔ اب کانسٹیٹیوشن میں ناظرین جہاں پہ 13 آئین کے آرٹیکل 175 میں 13 جوڈیشل کمیشن کے ارکان لکھ دیے گئے ہیں، تو ایک اس میں آئینی بینچ کا سربراہ ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ یار یہ تو 13 ارکان ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے، ہمارے پاس تو 12 ارکان ہیں، 13واں رکن کہاں سے آئے گا؟ یہی سوال اٹھے گا نا کہ 13واں رکن جو کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا سربراہ ہے وہ ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ اس کی اپوائنٹمنٹ کون کرے گا؟ اس کی نامینیشن کیسے ہوگی؟ اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، اب اس سوال کا ہم نے جواب تلاش کرنا ہے۔ تو جواب تلاش کرنے کے لیے ناظرین ایسے ہی ہے کہ آپ ایک نقشہ لے کے کسی منزل پہ نکلتے ہیں، اور آگے جا کے آپ رک جاتے ہیں کہ یار اس سے آگے مجھے راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ دوبارہ نقشہ نکالتے ہیں، دوبارہ نقشے کو دیکھتے ہیں، اس نقشے کو پڑھتے ہیں۔ جب نقشے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا راستہ مل جاتا ہے کہ ہم نے سیدھا نہیں جانا، یہاں سے ہم نے رائٹ ہونا ہے یا لیفٹ ہونا ہے، آپ کو راستہ مل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا سربراہ کون ہوگا، 13واں رکن کیسے بنے گا، اس کی اپوائنٹمنٹ کون کرے گا، تو آئین کا آرٹیکل 199 وہ راستہ فراہم کر رہا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 191 یہ بتا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو کانسٹیٹیوشن بینچ کے ججز نامزد کیے جائیں گے، اس میں جو سینئر جج ہوگا وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا سربراہ ہوگا۔ اب جب آئین کے آرٹیکل 75 اور 191 کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو راستہ مل رہا ہے۔ آپ اکیلے بھی پڑھیں 191 کو تب بھی آپ کو راستہ مل رہا ہے، جو آپ کو بتا رہا ہے کہ پہلا اجلاس 12 ارکان کریں گے۔ پہلے اجلاس میں جو ارکان جوڈیشل کمیشن کے موجود ہوں گے، وہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز کو نامینیٹ کریں گے، نامزد کریں گے، اس میں جو سینئر جج ہوگا وہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں آ کے بیٹھے گا۔ تو کانسٹیٹیوشن آپ کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میں نہ مانوں والی رٹ لگانا، تو یہی رٹ لگا رکھی ہے
क्योंकि सौदा इसी तरीके से बिकता है और प्रोपेगेंडा इसी तरीके से बिकता है और प्रोपेगेंडा इसी तरीके से किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि तमाम चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में फराहम की गई हैं, अवेलेबल हैं अगर आप पढ़ना चाहें। लेकिन अगर आप कहें कि कवा सफ़ेद है तो फिर कवा सफ़ेद ही है। आ जाते हैं नाज़रीन कि कोर कमांडर की सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ मुलाकात बल्कि एतराफ़। आज नाज़रीन फ़खर दुरानी साहब की खबर है कि जो पनामा केस के जो जज थे जैसे इजाज़ अफजल साहब, उन्होंने पनामा केस के हवाले से अपनी खामोशी को तोड़ा है। अब उसमें जो सवालात उठे हैं, लेकिन कुछ सवालात के जवाब नहीं आए, कुछ सवालात के जवाब आए हैं, लेकिन उन जवाबात से मज़ीद सवालात ने भी जन्म लिया। मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। एक तो नाज़रीन इसमें यह कहा गया, एतराफ़ किया गया कि जो GIT बनी थी पनामा केस की तहकीकात करने के लिए, वो व्हाट्सएप पे बनाई गई थी और उसका जवाब जज साहब ने ये पेश किया, इजाज़ अफजल साहब ने, कि जो नाम हुकूमत पेश कर रही थी वो काबिल रसाई थे, तो लिहाजा हमने व्हाट्सएप के ज़रिए वो नाम मंगवाए थे ताकि ऐसे लोगों पर मबनी, ऐसे हीरों पर मबनी GIT बनाएं जिसके अरकान काबिल रसाई ना हो। और फिर जज साहब कहते हैं फ़खर दुरानी साहब के सवाल पे कि अगर GIT के किसी रुकन पे एतराज़ था तो नून लीग को, शरीफ ख़ानदान को करना चाहिए था, भी एतराज़ किया था। जो GIT के रुकन थे बिलाल रसूद, उन पे भी एतराज़ किया था। नून लीग ने ख्वाजा हारिस साहब ने एतराज़ किया था। जो आमिर अजीज़ थे उन पे भी एतराज़ किया था। क्या एतराज़ किया था कि बिलाल रसूल जो हैं वो जो हमाद अज़हर हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके रिश्तेदार हैं, उनके फेसबुक सोशल मीडिया के वॉल्स के तराशे भी आपको दिखाए गए थे, स्क्रीन शॉट आपको दिखाए गए थे। आमिर अजीज़ के बारे में भी बताया गया कि ये माजी में शायद कोई मुखासमत रखते हैं, वो जवाब भी पेश किया गया। आपने तो एतराज़ माने नहीं थे, उनको सुना नहीं था, आपने कहा था नहीं हमने कर दिया, इसके अलावा चेंज नहीं हो सकते। और फिर उसमें आपने ISI के और MI के दो आपने उसमें अफसरान डाले, ब्रिगेडियर नुमान और आपने कामरान खुर्शीद को डाला। इस पर भी एतराज़ात उठे थे। ये तो डॉन लीग्स में ऑलरेडी उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख चुके हैं। और फिर ये भी सवाल का जवाब नहीं आया कि ये जो आपने लोग शामिल किए हैं ISI के, MI के, या जो आपने GIT बनाई है किस कानून के तहत बनाई है, उसका कोई जवाब भी नहीं आया। लेकिन ये भी एतराफ़ किया गया, फ़खर दुरानी साहब ने लिखा कि जज साहब से पूछा गया कि कभी आपने किसी फ़ौजी अफसर के साथ मुलाकात की, तो जज साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि जब वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात की थी, उनकी बात नहीं मानी थी, ये भी उन्होंने कहा। और वो मुलाकात थी कि जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, उनको रिहा कर दिया जाता है। तो जज साहब ने कहा कि मैंने कोर कमांडर पेशावर से कहा था कि सबूत लेके आएंगे, फिर तो किसी को सज़ा हो सकती है, बग़ैर सबूत के किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी, कानून और आइन को फॉलो किया जाएगा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।